हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और लेकर हाजिर है 28 फरवरी को पूछे जाने वाले क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट। इसमें से आपको बताते चलें कि 1 घंटा आपको समय सॉरी 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपको प्रत्येक का एक एक नंबर का दिया रहेगा, पहले सब्जेक्ट की तरह से। और आइए आपको ले चलते हैं अब मॉडल क्वेश्चन पेपर की ओर, जो 28 फरवरी को पूछे जाने वाले हैं। पक्का कर लीजिए कि 50 में आपका 50 आए, इसमें से एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। आइए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रीड द अनसीन पैसेज गिवन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो क्वेश्चन 1 to 10। नीचे एक कुछ पैसेज दिया गया है एक, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आइए पहले हम रीड करते हैं ये पैसेज को। तो ये पैसेज को रीड करते हैं कि इन द हार्ट ऑफ य बस्टलिंग सिटी देयर एक्साइटेड य स्मॉल। कहा गया है इसमें कि एक हलचल भरे शहर के केंद्र में एक छोटा, क्या है छोटा, नेगलेक्ट पार्क, मतलब एक छोटा पार्क है। दैट हैड लॉन्ग बीन फॉरगेटन बाय इट्स रेसिडेंट्स। मतलब कि यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग थे वो इन्हें बहुत दिनों तक भुला दिया गया था। ठीक है। वंस या वाइब्रेंट स्पेस फील्ड with laughter and the sound of children playing। इस हुआ कि एक बार बच्चों के हंसी और खेलने की आवाज़ जो है इस जगह से आई। फिर क्या है देखते हैं। इट हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ शैडो ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ। फिर इसमें जो है एक भरी आवाज़ भरी एक जीवंत जगह यह अपने पहले जैसा, मतलब स्वरूप की छाया में बदल गई थी, है ना। यानी कैसी बदल गई थी? वीट्स गिरो रैम्पेंट, यानी वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि यह अपने पहले जैसा बदल गई थी। वहाँ पर घास बढ़ गए थे, बड़े बड़े साइज में घास युग आए थे। और आगे क्या लिखा है? एंड द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट लेज रस्टेड एंड ब्रोकन, कि खेल के मैदान के उपकरण में जो है वहाँ पर जंग लग गए थे और टूट गए थे, है ना। खेल के मैदान में जैसे होता है ना एक्सरसाइज करने का जो सामान, उस सब में जंग लग गया था, बड़े बड़े घास युग गए थे, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है। Despite its dilapidated state, the park still held an undeniable charm. Tall trees provided shade and wildflowers bloomed in unaccepted places, adding spells of color to the otherwise dreary surroundings। इसको हिंदी में कहें तो खेल के मैदान में जो है जंग लग ही गया था, उसे अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद पार्क में अभी भी एक निर्विवाद आकर्षण था। ऊंचे लंबे पेड़ छाया करते थे और जंगली फूल इसमें अप्रत्याशित स्थानों पर खिलते थे, जो अन्यथा नीरस परिवेश में रंग के छींटे छोड़ते थे। आगे देखते हैं कि वन डे यह ग्रुप ऑफ enthusiastic volunteers decided to revive the park। एक दिन उत्साह हुआ स्वयंसेवकों का एक समूह आया वहाँ पर। समूह ने पार्क को पुनर्जीवित करने का फैसला किया, यानी पहले जैसा बनाने का उसने फैसला कर लिया। ठीक है। आर्म्ड विथ गार्डनिंग टूल्स,
paint brushes and an unwavering spirit. They arrived early in the morning, their laughter echo throughout the empty space as they worked tirelessly to clear away the weeds and repair the playground. यानी क्या हुआ, वहाँ पर बागवानी के उपकरण जो है वहाँ पर जो रखा हुआ था उसने उसको ब्रश से पेंट किया और एक अटूट भावना के साथ वे सुबह सुबह पहुँच गए, बच्चे खेलने के लिए वापस आ गए। फिर देखते हैं, एज य डेज turned into weeks, the park began to transform. Children returned to play, families gathered for picnic. वहाँ फैमिली लोग भी आने लगे पिकनिक के लिए, बच्चे भी आने लगे खेलने के लिए। पहले कोई नहीं आता था जब ख़राब हो गया था पार्क का खेलने का उपकरण सामान, और वहाँ घास भी बड़े बड़े हो गए थे। एंड द एयर वाज फिल्ड with joy once more. The volunteers not only restored the park but also rekindled a sense of community among the residents. They realized that sometimes all it takes is a little effort and determination to bring life back a place that once thrived. यहाँ पर क्या हुआ कि उससे महसूस हुआ कि कभी कभी किसी जगह पर जीवन वापस लाने के लिए बस थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए, यह दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। ठीक है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पार्क बिफोर द वॉलंटियर्स अराइव। यानी कि स्वयंसेवकों के आने से पहले पार्क के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है इट वाज वेल मेंटेन्ड एंड पॉपुलर, यानी कि यह अच्छी तरह से बनाए रखा और लोकप्रिय था। ये तो था नहीं, वो तो ख़राब हो चुका था, घास उग गए थे। दूसरा है इट वाज कम्प्लीटली अबॉन्डन्ड, यानी बी ऑप्शन में कहता है कि यह पूरी तरह से परिपक्व था। नहीं, ये भी नहीं था। तीसरा है इट वाज यूज्ड फॉर कम्युनिटी इवेंट रेगुलरली, यानी इसका उपयोग नियमित रूप से समुदाय कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। नहीं किया जाता था। डी है इट हैड लॉस्ट इट्स अपील बट स्टिल हेल्ड सम ब्यूटी। डी ऑप्शन में कह रहा है कि इसने अपना आकर्षण खो दिया था, लेकिन अभी भी इसमें कुछ सुंदरता थी। यही सही होगा। इस पार्क का जो है आकर्षण खो गया था। ऑप्शन नंबर डी, 1 का डी। दूसरा देखते हैं कि विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द इंटीरियर कंडीशन ऑफ द पार्क। यानी दूसरा नंबर में कह रहा है कि कौन सा शब्द पार्क की प्रारंभिक स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रारंभिक स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये नंबर है वेरिवेंट यानी जीवंत। बी है नेग्लेक्टेड यानी कि उपेक्षित। सी है इनवाइटिंग यानी आमंत्रित। और डी है इनहैंटिंग यानी आकर्षक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका जो हुआ था वो नेग्लेक्टेड यानी आमंत्रित था। ठीक है। तीसरा है वाट मोटिवेट द
वॉलंटियर्स टू रिस्टोर द पार्क। तीसरा नंबर में कहता है कि स्वयंसेवकों को पार्क को बहाली करने के लिए क्यों प्रेरित किया, यानी क्या प्रेरित किया, क्या बहाली करने के लिए प्रेरित किया। ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला है योर डिज़ायर फॉर पर्सनल रिकॉग्निशन, यानी कि बोल रहा है कि व्यक्तिगत मान्यता की इच्छा के लिए। या बी है योर विश टू इम्प्रूव देयर कम्युनिटी, यानी अपने समुदाय, या कहता है अपने समुदाय को बेहतर बनाने की इच्छा। और सी बोलता है कि प्रेशर फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़, कि स्थानीय अधिकारियों का दबाव मिला। या डी ऑप्शन है इसका, देखते हैं। डी ऑप्शन है कि यह कंपटीशन एमंग फ्रेंड्स, या दोस्तों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर लगता है बी नंबर ही हो जाएगा, कि अपने समुदाय को बेहतर बनाने की इच्छा उसमें हुई, तो इस जाके इसको फिर से साफ सुथरा करके उसने सही किया। ठीक है, यही सही होगा, 3 का बी। चौथा देखते हैं। चौथा देखते हैं कि व्हाट डज रिकाइंडलेड इन द सेकंड पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट कम्युनिटी की स्पिरिट। चौथा में कहा गया है कि दूसरे पैराग्राफ में फिर से प्रज्वलित सामुदायिक भवन के बारे में क्या सुझाव देता है। तो ऑप्शन है इसका, इट वाज लॉस्ट फॉर एवर, कि यह हमेशा के लिए खो गया था। बी इट वाज टेम्पोरली स्ट्रॉन्ग, या यह अस्थायी रूप से मजबूत था। या सी है कि इट वाज रिसीव्ड आफ्टर बीइंग डिमिनिस्ड, यानी इसे पुनर्जीवित किया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि चौथा नंबर का जो है यहीं सी में ही आंसर मिल रहा है, तो इसका सी आंसर, इसको फिर से दोबारा बनाया गया है ना, यही आंसर आपका सी हो जाएगा, चौथा का सी। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्सेस इंडिकेट्स दैट द वॉलंटियर्स वर कम्युनिकेटेड टू देयर टास्क, कि कहा गया है कि इनमें से कौन सा भाव यह दर्शाता है कि स्वयंसेवक अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध थे। तो इसका पहला ऑप्शन है आर्म्ड विथ गार्डिंग टूल्स, यानी बागवानी उपकरणों के लेस। या बी है देयर लाफ्टर इकोड, यानी प्रतिभागी के। सी है वर्क टायरलेसली, यानी कड़ी मेहनत करके। ये डी है द एयर वाज फिल्ड विथ जॉय, या इसका डी ऑप्शन है कि उत्साह से भरी थी। तो 5 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा, कि ये उत्साह से भरी थी इसीलिए सही की, साफ सुथरा किया। 5 का डी है ना। छठा देख लेते हैं कि व्हाट ग्रामेटिकली एरर इज present in this sentence from the passage the playground equipment lay rusted and broken। इसका मतलब यही हुआ कि इस गद्यांश में जो है, इस वाक्य में व्याकरण संबंधी त्रुटि क्या है। खेल का मैदान, उपकरण, जंग खा गया है, कि खेल का मैदान या उपकरण जंग खा गया है और क्षतिग्रस्त है। इसका ऑप्शन है इनकरेक्ट वर्ब टेंस। इनकरेक्ट वर्ब टेंस का वर्ब इनकरेक्ट है, या मिसप्लेस मॉडिफायर है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है, या इसमें कोई एरर नहीं है। डी नंबर नो एरर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें कोई गलत है ही नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नो एरर। 7 नंबर का देख लेते हैं।
कि विच ऑफ दीज इज अन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जी फ्रॉम द पैसेज। 7 नंबर में कहा गया है कि इस परिच्छेद में क्या उदाहरण दिया गया है कि दे बिकम मोर इसोलेटेड, कि ऊंचे पेड़ छाया करते हैं, या बी है दे स्टार्टेड, सॉरी इसमें है बी है द पार्क बिगन टू ट्रांसफॉर्म, यानी कि पार्क बदलने लगा है, या फैमिलीज गैदर्ड फॉर पिकनिक, या इसमें जो है परिवार छुट्टियों के लिए यहाँ पिकनिक आने लगे हैं, या डी है विट्स ग्रे रीपेंट रैम्पेंट, या इसका डी है कि खरपतवार बहुत ऊंचे हो गए हैं, माने घास बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो 7 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर का सही हो जाएगा कि यहाँ जो है कि ऊंचे पेड़ छाया प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर घास तो हो ही गया है लेकिन ऊपर से पेड़ भी छाया करते हैं, ठीक है। 7 का ये। 8 का है हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क इफेक्ट लोकल फैमिलीज, कि पार्क के रूपांतरण से स्थानीय परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये देखते हैं स्थानीय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ, दे बिकम मोर इसोलेटेड, कि वे जो है वे अधिक एकांकी थे, या दे स्टार्टेड अवॉइडिंग आउटडोर एक्टिविटीज़, या वे बाहरी उत्तेजनाओं से बचने लगते हैं, या सी दे बिगन टू एंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ अगेन, या कि वे अपने समुदायों का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया, या फिर डी वे वहाँ से चले गए, दे मूव्ड अवे फ्रॉम द एरिया, या वे उस एरिया से उठकर चले गए थे, क्या हुआ था। तो 8 नंबर में जो है आपका सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा कि दे बिगन टू इंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ अगेन, यानी कि पार्क सी नंबर है आपका कि उन्होंने अपने समुदाय का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया था, कि वो बगीचा जो है पार्क को फिर से बनाना शुरू कर दिया था कि नहीं कर दिया था। 9 नंबर देख लेते हैं कि व्हाट डज डिलैप्टेड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज, यानी इसका मतलब है कि इस पैसेज में जो है जीर्ण शीर्ण का मतलब क्या है, डिलैप्टेड है ना। तो क्या है, ए नंबर है दिया हुआ इसका कि एक नया निर्माण, या बी अच्छी हालत में, या सी खतरनाक परिस्थितियों में पड़ना, या डी उदाहरण के लिए क्या है खतरनाक, क्या होगा इसका। तो 9 नंबर का सही आंसर आपका सी नंबर ही होगा कि फैलिंग अ पार्ट ऑफ इन डिज रिपेयर, यानी कि खतरनाक परिस्थितियों में जो पड़ा है उसको फिर से रिपेयर किया है। 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर देखते हैं कि विच सेंटेंसेस बेस्ट समराइज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, कि कौन सा शब्द इस पैसेज के मुख्य विचार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो क्या है, पहला नंबर ए का है खेल के मैदान छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, या बी है सामुदायिक सहयोग उपेक्षित क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर सकता है और उत्साह बहाल कर सकता है, या सी है ग्रामीण क्षेत्रों एवं स्वयं सेवकाओं की हमेशा आवश्यकता रहती है, या डी है प्राकृतिक मानवीय हस्तक्षेप के बिना भी फल फूल सकती है। तो 10 का आंसर सही हो जाएगा आपका बी नंबर कि सामुदायिक सहयोग उपेक्षित क्षेत्रों में पुनर्जीवित कर सकता है और उत्साह बहाल कर सकता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का देख लेते हैं। इसमें भी एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, इसको पढ़ना है और रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड
एंड द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच। 11 से 25 तक दिया है, ठीक है। तो 11 नंबर में जो दिया है उसको पहला नंबर पढ़ते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कि द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। कि शिक्षिका और उनके छात्र इस यात्रा को लेकर उत्साहित थे। या बी ऑप्शन है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। कि प्रत्येक छात्र ने अपना अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, होमवर्क। सी है नाइदर द कैट नॉर द डॉग आर प्लेइंग आउटसाइड। सी ऑप्शन है कि न तो बिल्ली और न ही कुत्ते बाहर खेल रहे हैं। डी ऑप्शन है एवरीवन इन द क्लास हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स। कि कक्षा में सभी ने अपनी परियोजना प्रस्तुत कर दी। तो इसका सही आंसर आपका है 11 का सी, कि न तो बिल्ली बाहर खेल रहे थे और न क्या है, बिल्ली और न कुत्ते खेल रहे थे, है ना। आगे ऑप्शन है 12 का कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर टॉपिक सेंटेंस इन योर पैराग्राफ। कि पैराग्राफ में विषय क्या, विषय वाक्य का उद्देश्य क्या है। पहला है टू प्रोवाइड या कंसलेशन, निष्कर्ष प्रदान करना। बी है टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। कि पैराग्राफ के मुख्य विचार को प्रस्तुत करना। सी है अनावश्यक विवरण जोड़ना, कि टू ऐड अननेसेसरी डिटेल्स। डी है टू समराइज द इंटायर इजी। कि डी है सारी रात संपूर्ण निबंध का सारांश 13 निम्नलिखित में से है। संपूर्ण निबंध का सारांश। तब 12 नंबर का ऑप्शन क्या होगा आपका, बी नंबर होगा सही, कि आपका पैराग्राफ के मुख्य विचार को प्रस्तुत करना होता है। पैराग्राफ विषय में वाक्य का उद्देश्य क्या होता है, पैराग्राफ के ही विषय को जोड़ना होता है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ य सिमिल। 13 का हो जाएगा आपका, क्या लिखा है इसमें कि इसमें से कौन सा उपमा का उदाहरण है। सिमाइल उपमा का उदाहरण है, ठीक है। इंग्लिश व्याकरण ग्रामर से है ये। द विंड हाउलेड लाइक य वुल्फ। कि हवा जो है भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी। या द विंड हाउल्ड फ्रैंकली, या हवा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी हवा की। या सी है द विंड वाज य फेस बेस्ट, कि हवा एक भयंकर जानवर थी। या क्या है हवा, डी है हवा सारी रात चलती रही। द विंड हाउलेड ऑल नाइट लॉन्ग। तो 13 का आपका हो जाएगा ये नंबर, कि हवा जो है भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी, ठीक है। 13 का ये सही हो जाएगा। 14 है व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग। कि औपचारिक पत्र जो है लिखते समय समापन में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाना चाहिए। ये है आपका सच्चा, बी है शुभकामनाएं, सी है जल्द ही मिलते हैं, और डी है चीयर्स। तो इसमें हो जाना योर ट्रूली होना चाहिए, है ना, आपका सच्चा योर ट्रूली पत्र लिखते टाइम ये हमें ध्यान रखना चाहिए। 15 का देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसिशन इज बेस्ट यूज टू शो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू आइडियाज़। यानी कहा कि नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन सा संक्रमण दो विचारों के बीच विरोधाभास दिखाने के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है।
ये है इसके अलावा, बी है इसी प्रकार, सी है हालांकि, या डी है इसके अतिरिक्त। तो 15 का सही ऑप्शन होगा आपका सी नंबर, यानी इसी प्रकार। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा इसी प्रकार। ठीक है। 17 देखते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इज इन द सेंटेंस सी क्विकली रैन टू कैच द बस। कहा कि शब्द के भाग को पहचाने कि वह शब्द के भाग को पहचाने, कौन सा शब्द है इसमें, है ना, रेखांकित करना है। वह जल्दी से भागी बस पकड़ो, ऐसा बोल रहा है। क है संज्ञा, दूसरा है क्रिया विशेषण, सी है विशेषण, डी है क्रिया। तो 17 नंबर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रिया विशेषण, है ना। 17 का सही ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, एडवर्ब। 18 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, कि नीचे जो दिया गया है इनमें से पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है। तो आइए देखते हैं इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है। ये है कि सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। ध्यान रखिएगा, लिया है। पास्ट परफेक्ट टेंस, यही ना पूछा गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। बी है दे हैड लेफ्ट बिफोर अराइव्ड, कि मेरे पहुंचने से पहले ही वे चले गए। सी है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, कि वह फुटबॉल खेल रहा है। डी है आई विल गो टू द स्टोर, कि मैं अपने दुकान पर जाऊंगा। गागी ये तो आप जानते हैं कि ये फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, कि यहाँ पर कोई काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है ना। जैसे देखिए, मेरे पहुँचने से पहले ही वे चले गए, कि दूसरा काम ख़त्म हो गया, तब पहला काम भी नहीं हुआ है ना। यानी पहला काम शुरू होने से पहले दूसरा ही काम ख़त्म हो जाता है। यानी मेरे, क्या लिखा है, बी ऑप्शन सही होगा, दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, कि मेरे पहुंचने से पहले ही वे चले गए। जैसे आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा होगा कि स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, कि मैं स्टेशन पहुंचा ही नहीं हूँ, पहला काम हुआ ही नहीं, दूसरा काम ख़त्म हो गया, है ना। डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये यही है पास्ट परफेक्ट टेंस। 19 नंबर देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लाउज इज अंडरलाइन इन द सेंटेंस द बुक दैट यू लेंट मी वाज फैसिनेटिंग। यानी कि यहाँ पर जो क्लाउज है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाला, वो दैट है। दैट जो है ये वाक्य को जोड़ रहा है। तो 19 में जो कहता है, देखते हैं कि वो आपने मुझे जो पुस्तक उधार दी थी वह आकर्षक थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों को क्लाउज माने क्या होता है, वाक्य को जोड़ना, यानी रिलेशन बताना, रिलेटिव। तो यहाँ पर डी नंबर देख सकते हैं, रिलेटिव हो रहा है। तो ये आपका रिलेटिव क्लाउज है। ठीक है, 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेंस अन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव माने होता है वाक्य को पूरा करने वाला, उसको इन्फिनिटिव वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ही लव्स टू डांस, उसे डांस पसंद है। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, दे आर स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम। आगे है कि देखिए, सी लव्स टू डांस, उसे डांस पसंद है। ही रन्स वेरी मॉर्निंग, या दे आर स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम्स, दे डॉग बार्किंग लाउडली।
यहाँ वाक्य को पूरा करने के लिए आ रहा है डांस, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं कि इन डायरेक्ट स्पीच विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज वुड बी करेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच जो है पूछा गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों ने पढ़ा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। आई एम गोइंग ही सेड, तो इसका क्या लिखा है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग। तो ही विल कम, ही सेड, तो यहाँ इसका लिखा है ही सेड दैट शी वुड कैम। सी है दे आर प्लेइंग, सी सेड दैट दे वर प्लेइंग। डी है ऑल ओवर द, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। बोल रहा है कि क्या सभी सही है, ये सभी जो है इनडायरेक्ट स्पीच में ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी सही है। 22 का देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूज य कंजक्शंस। आइए कंजक्शंस को देखते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू गो फॉर य वॉक, बट देखिए बट यहाँ पर कंजक्शन है। इट स्टार्टेड रेनिंग। दूसरा है सी लाइक्स टी, सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, यहाँ तो कोई कंजक्शन नहीं है। सी है ही इज टॉल एंड ही प्ले बास्केटबॉल। तो हम देख चुके हैं कि हमको यहीं पर कंजक्शन मिल गया है ये नंबर में, तो यही आप मेरा सही हो। क्यों आगे बढ़े हैं। 23 का देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो क्या भरेगा है कि इफ़ आई वाज या वर या एम या बी, क्या भरेगा, तो आई वर यहाँ हो जाएगा, आई वर, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यू के साथ वर लगता है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 देखते हैं, विच सेंटेंस करेक्टली यूज या सेमीकोलम, कि कहाँ पर यहाँ पर सेमीकोलम होगा वो देना है ना, कौन सेंटेंस में होगा, ये नंबर में होगा, बी में होगा, सी में होगा या डी में होगा। तो देखते हैं पहला कि आई हैव या बिग टेस्ट टुमोरो। देखिए सेमीकोलम जो है वो चिन्ह लगा हुआ है, हमें सिर्फ पहचानने के लिए कहा गया। ठीक है, ये नंबर में जो लगा हुआ है यानी इस तरह का, देखिएगा हम बताते हैं, ये नंबर में जो लगा हुआ है इस तरह का, यही सेमीकोलम चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका ये नंबर ही हो जाएगा। चौबीस का ये। आगे देखते हैं 25 का कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑल थाउट इज इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो हैकिंग, 25 नंबर में जो कहा गया है इसका कि वाक्य को पहचानना है कि वाक्य कौन सा वाक्य है। ये वाक्य जो है यहाँ पर वो है ऑल थाउट इज वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू हैकिंग गो टू हैकिंग। ये कौन सा वाक्य है, सिंपल वाक्य है या कंपाउंड वाक्य है या कॉम्प्लेक्स वाक्य है, ये वाक्य है। तो ये है जो कंपाउंड वाक्य है, ये वाक्य जो है कंपाउंड वाक्य है। 25 का बी सही होगा आपका। आगे देखते हैं, रीड द क्वेश्चंस बिलो and answer the question that follow by choosing the correct option for each। 26 से 50 तक का देना है। तो देखिए 26 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन है कि what was wrapped
अराउंड या प्लैमरा बीम ऑफ द रूफ। इसका मतलब है छत पर ताड़ के पेड़ की बीमा के चारों ओर क्या लपेटा था। ये तो आपका बुक से है। तो देखते हैं क्या क्या था रूफ पर। कैट था, रैट था, स्नैक था या लियोपर्ड था। लपेटा हुआ क्या रह सकता है? लपेटा हुआ रस्सी रह सकता है, यानी सांप रह सकता है रस्सी के जैसा, है कि नहीं। तो 26 का सी होगा। 27 का देख लेते हैं। वन हु सेल्स स्वीट्स टॉफ़ी etc इज़ नो एज, यानी कि टॉफ़ी बेचने वाले को क्या कहते हैं? टॉफ़ी जो है मिठाई जो बेचता है उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट, ग्रोसर, लवर या कॉन्फेक्शनर, क्या कहते हैं 27 में? फूल वाला बोलते हैं, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट माने फूल वाला। ग्रोसर, ग्रोसर माने होता है जिसको पसारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और लवर माने वकील, वकील तो नहीं बोलते हैं। डी जो है, डी में हलवाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मिठाई यानी स्वीट्स जो बोला गया है ना कि स्वीट्स टॉफ़ी सब बेचने वाला मिठाई तो हलवाई ही बेचता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 28 का देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड जर्नी विथ य पार्टिकुलर पर्पस इज नो एज ब्लिजर्ड अवेलैंच एक्सपेडिशन पासेस, यानी कि कहा कि किसी विशेष उद्देश्य से की गई संगठित यात्रा को क्या कहते हैं? बर्फानी तूफान, हिमस्खलन या अभियान या दर्रा, क्या कहते हैं? चारों में से डेंस, बसी, ग्रीन, डार्क। ये 29 का पढ़ लिया हमने, 28 का पढ़ना है ना। 28 में क्या होगा? तो 28 का हम देखते हैं कि जो होना चाहिए इसका एक्सपेंडिशन ही होना चाहिए। ठीक है, कि यात्रा का बात बोला गया है। यात्रा यानी अभियान। ये यात्रा क्यों करेगा आदमी? अभियान के लिए ही करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उनतीस का है कि द वुड्स आर लवली, खाली जगह दिया हुआ, एंड डिप, यानी कि सुंदर, क्या बोल सकते हैं इसको, गहरे और गहरे। गहरा क्या हो सकता है? डेंस, बसी, ग्रीन, डार्क, है ना। तो गहरा माने गहरा किसको बोल सकते हैं? डीप, डीप डार्क को ही बोल सकते हैं। तो ये इसका आंसर डी होगा, डार्क। 29 का डी। 30 का देखते हैं कि हु कॉट द स्नैक, कि सांप को किसने पकड़ा? तो अध्यापक ने पकड़ा था, प्रिंसिपल ने पकड़ा था, कि काली ने पकड़ा था, टीचर ने पकड़ा था, कि विद्यार्थी ने पकड़ा था? तो यहाँ पर तो ये काली एंड द स्नैक क्या था कहानी का नाम, उससे दिया गया है 30 नंबर का। तो काली ने ही सांप को पकड़ा था, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्योंकि वो एक सपेरा था। काली जो है एक सपेरा का बच्चा था और वह स्कूल में पढ़ता था। सांप जब आया तो उसी ने सबको बचाया था। 31 का देखते हैं। हु वाज लेंस नैक हनुमान थप्पा कोप्पाड़। यहाँ पे हनुमान थप्पा कोप्पाड़ कौन था? डैफोडिल से इंग्लिश बुक से दिया गया है हनुमान थप्पा। इसका क्वेश्चन आंसर आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से इंग्लिश में भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर दिया हुआ है। यह सोल्डर हु सर्वाइव्ड मैसिव वायलेंस,
कि एक सैनिक जो बड़े हिमस्खलन से बच गया था, क्या वही हनुमान थप्पा था? हाँ वही तो था ही। तो ये का इसका आंसर ये नंबर ही होगा। ठीक है, वही सैनिक था जो हिमस्खलन से बच गया था। 31 का ये। 32 का देखते हैं। वाई डज द शेफर्ड वियर द एबॉट्स गाउन कैन कैप? यानी इसको हिंदी में कहें तो इसका हो जाएगा कि चारवाहा मठाधीश का गाउन और टोपी क्यों पहनता था, है कि नहीं? चारवाहा जो है मठाधीश का टोपी और गाउन क्यों पहनता था? तो इसका देख सकते हैं हम कि चारवाहा ही डज नॉट हैव क्लॉथ, कि उसके पास कपड़ा नहीं था इसीलिए, या उसे अपना गाउन और टोपी पसंद था इसीलिए, या वह मठाधीश बनना चाहता था इसीलिए? किस लिए पहनना चाहता, क्यों पहनता था ये? क्योंकि उसके पास टू डिसगाइज हिमसेल्फ एज द एबॉट, क्योंकि उसका जो है मठाधीश के रूप में खुद को छिपाने के लिए वो पहनता था। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं 34 का। व्हाट डिड 7 सुजुकी स्टार्ट द एज ऑफ 9? कि 7 सुजुकी जो है, 7 सुजुकी, इसमें कहा कि व्हाट डिड 7 सुजुकी स्टार्ट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में सुजुकी ने क्या शुरू किया था? यूएन अर्थ समिट, मतलब यूएन अर्थ समिति है ना, यानी कि इसको कहे तो संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन है ना। बी में पर्यावरण बाल संगठन, और सी वन्य जीवन आरंभ है, या उसने क्या शुरू किया था, या पशु फार्म शुरू किया था, क्या शुरू किया था उसने? तो 34 का सही ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, कि द एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, के पर्यावरण बाल संगठन उसने 9 साल के उम्र में ही शुरू किया था। 35 है। हैरी रिकॉल्स द रिटर्नेंट्स ऑफ हिज विलेज थल एंड कंपेयर्स देम विथ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, मतलब कि हरी अपने गांव थुल, यानी थुल उसका गांव का नाम, के रेस्तरां को याद करता है और उनकी तुलना श्री कृष्ण भोजनालय से करता है। क्या करता है देखते हैं। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस द रेस्टोरेंट्स इन थल रिवल अबाउट हिज कैरेक्टर। तो ही इज इंडिफरेंट टू हिज सराउंडिंग्स, मतलब कि वह अपने आसपास के प्रति उदासीन था, या ही हैज़ टू रिकॉर्ड रोमांटिजेंट व्यूज ऑफ हिज पास्ट, या वह अपने अतीत के प्रति रोमांटिक दृष्टिकोण रखता था, या ही इज क्रिटिकल ऑफ द पुअर कंडीशन, या फिर वह खराब परिस्थितियों की आलोचना करता है, या वह डी में है कि वह अपनी भूमि पर शर्म महसूस करता है, यानी ही फील असेम्ड ऑफ हिज बैकग्राउंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 35 का आपका, कि वह अपने अतीत के प्रति रोमांटिक दृष्टिकोण रखता है, यानी 35 का आंसर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, 35 का बी। 36 देखते हैं। लिखा है कि आई हैव नो मनी टू पे फॉर दिस फूड यू आर गिविंग मी।
कि मेरे पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, आप मुझे मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं जो आप मुझे दे रहे हैं। खाली जगह में क्या भराएगा वहाँ लिख शायद तो भरने के लिए कहा है, विल यू प्लीज़ लेट मी वर्क हेयर, कि आप मुझे देना चाहते हैं तो क्या काम करने देंगे, आप मुझे काम दे दीजिए, है ना। हरि ने दूसरी नौकरी तलाशने के बजाय श्री कृष्ण भोजनालय में काम क्यों चुना। तो वाई डिड हरी चूज द वर्क एट द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस इंस्टेड ऑफ सीकिंग अनदर जॉब। दूसरा जॉब ढूंढने के अलावा उसने रामकृष्ण भोजनालय में जॉब क्यों खोजा। तो ही वॉज फोर्स्ड बाय कैरक्यूमेंटेस। तो देखते हैं कि ये नंबर में क्या कहता है कि वह परिस्थिति से मजबूर था, या बी में ही वांटेड टू अर्न मनी फॉर फूड एंड शेल्टर, कि वह भोजन और आवास के लिए कुछ पैसा कमाना चाहता था, या ही हैड नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, या कि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, ऑप्शन नहीं था, या ही फेल्ट या कंडीशन विथ द ऑनर, या फिर उसे मालिक के साथ जुड़ाव महसूस हुआ। क्या हो जाएगा इसमें, जो है आपका हो जाएगा कि वह भोजन और आवास के लिए कुछ पैसा कमाना चाहता था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 का देखते हैं कि व्हाट डिड द बेबी ईट, कि बच्चे ने क्या खाया था। चिप्स खाया था, बच्चे ने क्या खाया था, चिप्स, ड्राइवर, माइक्रोचिप या बग। तो किताब से दिया हुआ है, तो इसमें क्या खाया था उसने। तो कि बुक में तो जो दिया है वो तो चिप खा गया था उसने, माइक्रोचिप, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 37 का सी। 38 है कि रुपेश इंटरप्ट हिज फादर, नो पापा, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई यूज़ गूगल टू फाइंड आंसर क्विकली। कहा कि रुपेश ने अपने पिताजी को टोकते हुए कहा कि नहीं पापा, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं जल्दी जवाब खोजने के लिए गूगल का उपयोग करता हूँ, है ना, ऐसा बोल रहा है। तो हाउ डज रुपेश एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट द जनरेशन डिवाइड इन द चैप्टर, कि अध्याय में जो है इसमें प्रौद्योगिकी के प्रति रुपेश ने दृष्टिकोण पीढ़ीगत विभाजन के किस प्रकार दर्शाया है, देखते हैं। तो यह बिलीव्स टेक्नोलॉजी इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम लर्निंग, कि उनका मानना है कि प्रौद्योगिकी कि टेक्नोलॉजी जो है सीखने में अधिक अच्छा लगता है उसको, या मतलब सीखने में बाधा डालती है। या बी नंबर है, वह प्रौद्योगिकी को ज्ञान के एक उपकरण के रूप में अपनाता है। या सी है, वह उपलब्ध जानकारी की मात्रा से अभिभूत महसूस करता है। या डी है, उनका मानना है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग समय संयम से किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि उनका मानना है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग संयम रूप से ही किया जाना चाहिए। 38 का डी हो जाएगा आपका ना। 39 है कि हिज फादर वरीज दैट रिलाइंग ऑन गूगल माइट हैंडर रुपेश एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। व्हाट कंसर्न डज रुपेश फादर एक्सप्रेस अबाउट द यूज़ ऑफ गूगल फॉर इंफॉर्मेशन, कि उनके पिता को चिंता है कि गूगल पर निर्भर रहने से रुपेश की सोचने की क्षमता बाधित हो सकती है। तो स्वतंत्र रूप से रुपेश के पिता सूचना के लिए गूगल के उपयोग के बारे में क्या चिंता कर रहे हैं, कि यह छात्रों को आलस का बढ़ावा दे देगा, छात्रों को इट प्रोमोट्स लेजीनेस एमंग स्टूडेंट,
छात्रों को यह आलस का बढ़ावा दे देगा, या क्या लिखा है दूसरा में, इट प्रोवाइड्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली, कि यह अक्सर गलत जानकारी प्रदान करता है। या सी है इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंग्स स्किल्स, यह अक्सर गलत यह आलोचना यह जो है चिंताजनक सीमित रखता है। या डी नंबर है इट इज़ टू टाइम काउंसलिंग टू यूज, या फिर इसका उपयोग करने में बहुत समय लगता है। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ही बेस्ट रहेगा, कि इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंग्स स्किल्स, यानी कि यह चिंता कौशल को सीमित रखता है ना। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर है द पोएट एम्फेसिस द क्रूल डैमेज कास्ट बाय डिफॉर्मेशन एट द हैंड्स ऑफ मैन, सजेस्ट दैट ट्रीज आर आवर हर्टिज, के इसमें वन का कटाई में मनुष्य के हाथ होने वाली जो है उस पर क्षति पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि पेड़ हमारी विरासत है। तो व्हाट डज द पोएट इम्प्ली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड ट्री द पोएम, तो कविता में कवि और मनुष्य के बीच के रिश्ते में क्या कहना चाहता है, कि ह्यूमन हैव ऑलवेज प्रोटेक्ट ट्री, कि मनुष्य को पेड़ की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। या बी है कि ट्रीज आर मेरली रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज़, कि पेड़ केवल मानव उपयोग के लिए संसाधन है। या सी है ह्यूमन हैव या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर ट्री, या सी नंबर बोलता है कि पेड़ की देखभाल करना मनुष्य की जिम्मेदारी है। और डी बोल रहा है कि पेड़ मानव अस्तित्व के लिए अप्रासंगिक है। तो 40 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ही सही होगा, कि पेड़ की देखभाल करना मनुष्य का उत्तरदायित्व है, यानी जिम्मेदारी है। ठीक है, 41 देखते हैं। वर्ड एंड फ्रेजेस लाइक मल्टीटेड, लैक्रेटेड एंड देयर स्कैप्स एंड स्कार्स, डिफाई रिपेयर, convey the pain inflicted on trees। 41 में क्या कहा गया कि विकृत, क्षतिग्रस्त तथा उनकी पपड़ी और घाव जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती जैसे शब्द और वाक्य में पेड़ों पर हुए दर्द को व्यक्त करते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, हाउ डज द पोएट यूज ऑफ विविड इमर्जी enhance the theme of the poem, कि कवि जो है इस कल्पना का प्रयोग कर किस प्रकार कविता के विषय को बढ़ाता है। तो इट डिस्टर्ब द मेन मैसेज, कि यह मुख्य संदेश से ध्यान भटकाता है। या इट क्रिएट य सीन ऑफ ब्यूटी इन डिस्ट्रैक्शन, यानी यह निवास में सौंदर्य की भावना पैदा करता है। सी है इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ अबाउट नेचर, या कहा गया कि यह प्रकृति के बारे में कुछ अच्छे विचारों को जटिल विचारों को सरल बनाता है। या डी है यह पीड़ित यह क्या बोला है, यह इवोक इम्पैथी फॉर द सफरिंग ट्री, यानी पीड़ित बोल सकते हैं इसको, है ना। तो क्या यह पीड़ित पेड़ों को सहानुभूति जागृत करता है। तो 41 का यही हो जाएगा, 41 का डी।
42 का देखते हैं कि स्नेहा रूल्स फॉर य न्यू रिलीजन इंक्लूड द बिलीफ that the sun gives us energy and the earth sustains us। क्या कहता है 42 में कि स्नेहा ने नए धर्म के नियमों पर यह विश्वास शामिल है कि सूर्य हमें ऊर्जा देता है और पृथ्वी हमें जीवित रखती है ना। तो स्नेहा अपने धर्म के मूलभूत विश्वास के रूप में क्या प्रस्तावित करती है कि स्नेहा completely disagree with स्नेहा views। सॉरी, मैंने 43 का पढ़ लिया। ये नंबर है 42 का कि द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, कि स्नेहा अपने नए मूलभूत विश्वास पर प्रस्ताव करती है। या बी है सूर्य हमारा पिता है और पृथ्वी हमारी माता है। द सन इज आवर फादर एंड द अर्थ इज आवर मदर। सी है ऑल रिलीजन्स शुड बी मैरिड इनटू वन, कि यह प्रकृति के बारे में जटिल विचारों को सरल बनाता है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहीं पर मिल जा रहा है, बी नंबर की द सन इज आवर फादर एंड द अर्थ इज आवर मदर। बी नंबर ऑप्शन सही है। स्नेहा रूल्स या व्यू रिलेशन बोला गया है इसमें, यही होगा। 43 का है कि प्रेक्षा एडमायर्ड हाउ स्नेहा थॉट्स लिंक्ड स्पिरिटली विथ द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड देम, कि स्नेहा की प्रेक्षा ने स्नेहा के विचारों की प्रशंसा की जिसमें आध्यात्मिकता को प्राकृतिक दुनिया से जोड़ा गया था। उनके विचार, और देखते हैं उसके विचार क्या है। हम हिंदी में आपको बताते हैं। 44 का जो है पहला ऑप्शन है, यह मैजिकल कैस्टल फेल्ड विथ टीजर, यानी कि सॉरी यहाँ पर तो 43 का देखना है। पहला ऑप्शन है 43 का कि वह स्नेहा के विचारों से पूरी तरह सहमत है। या बी है, उनका मानना है कि स्नेहा विचार बहुत सरल है या उन्हें स्नेहा के प्राकृतिक से जुड़ाव से प्रेरणा मिलती है। या उन्हें स्नेहा के प्रति से जुड़ाव से प्रेरणा मिलती है। या डी है, उनका मानना है कि धर्म अनुष्ठानों पर केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही लग रहा है कि उन्हें स्नेहा के प्राकृतिक से जुड़ाव प्रेरणा मिलती है। 44 का देखते हैं। ही crawls behind the sofa and imagines the place to be a hunter's camp. What does the child imagine while crawling behind the sofa? कि वह सोफे के पीछे रेंगता है और उस जगह को एक शिकारी शिविर के रूप में कल्पना करता है। सोफे के पीछे रेंगते हुए बच्चा क्या कल्पना करता है? कल्पना यही करता है कि शिकारी शिविर के रूप में कल्पना करता है। खजाने से भरा एक जादुई महल, कि जंगल में एक शिकारी का शिविर, कि लोगों से भरा एक हलचल भरा शहर, या पुस्तकों से भरा एक शांत पुस्तकालय। तो यहाँ पर शिकारी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो है 44 का बी होगा, कि वह एक शिकारी जैसा अपना सोच रहा है कि हम एक शिकारी हैं और हम छिप गए हैं, है ना, सोफा के पीछे। 45 नंबर देखते हैं कि ही इमेजिन्स hills and woods and rolling lines the come to the river bank to drink water,
कि वह पहाड़ियों और जंगलों को दहाड़ते शेरों की कल्पना करता है जो नदी के किनारे पानी पीने आते हैं। फिर क्या लिखा है, हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्टोरी ही रीड्स, कि बच्चा जो कहानी पढ़ता है उनके बारे में उसे कैसा महसूस होता है। इनडिफरेंट एंड अनइंटरेस्टेड, कि उदासीन एवं बहुत उदास हो जैसा लगता है या कुछ अलग। ख है भयभीत और चिंतित यानी फ्रैक्टेंड एंड ऑन एक्सेस। सी है एक्साइटेड एंड एडवेंचर्स। डी है कंफ्यूज्ड और ओवरवेल्म्ड। तो ये जो है एक्साइटेड एंड एडवेंचर्स यही सही हो जाएगा, है ना। वह जो है उत्साहित और साहसी महसूस करता है। 46 का है, देखते हैं। द एम्पायर बिलीव्ड बट 46 है, द एम्पायर बिलीव्स दैट वन मैन्स दैट डेथ इज बेटर देन अ मिलियन पीपल pontifically days as a result of his invention. Why moral dilemma does the story present reading invention and safety? कि मैंने क्या किया है, उड़ने वाला व्यक्ति हैरान होकर चिल्लाया। सम्राट के सामने आने पर उड़ने वाले व्यक्ति को अपने आविष्कार के बारे में कैसा महसूस होता है। कि इन्वेंशन शुड ऑलवेज बी इंकॉर्पोरेटेड रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कि वो आदमी जो है अपने क्षमता पर और अपने गर्व पर उसको भरोसा है ना, ऐसा बोलता है। या उसको जो है हम हिंदी में बताते हैं आपको, या 46 में यही था कि सम्राट का मानना है कि एक आदमी की मौत 10 लाख लोगों की मौत से बेहतर है। अपने आविष्कार के परिणाम स्वरूप मर रहे हैं, है ना। कहानी में नवाचार और सुरक्षा से संबंध में क्या नैतिक दुविधा प्रस्तुत की गई है। तो इसमें परिणामों की परवाह किए बिना नवाचार को हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या सुरक्षा कभी कभी रचनात्मक की कीमत पर आती है। या सी ऑप्शन है कि सभी आविष्कारक स्वाभाविक रूप से खतरनाक हैं। नहीं, सभी तो खतरनाक नहीं हो सकते। लोगों को प्रगति से डरनी नहीं चाहिए बल्कि उसे पूरी तरह अपनाना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। तो 46 नंबर का बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सेफ्टी भी ज़रूरी है ना। 47 में है हु इज सो स्टे दैट सम डे सच ए मैन इन जस्ट सच ए अपार्ट्स, यहाँ भरेगा, माइट नॉट फ्लाई इन द स्काई एंड ड्रॉप हग स्टोन ओपन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। Why does the emperor decided to excite to the flying man? और इसमें कहा कि कौन कह सकता है कि किसी दिन एक ऐसा भी कि किसी दिन ही कोई आदमी ऐसे ही किसी उपकरण में आकाश में उड़कर चीन की महान दीवार पर बड़े बड़े पत्थर नहीं गिरा देगा। सम्राट ने उड़ते हुए आदमी को मृत्युदंड देने का फैसला क्यों किया होगा फैसला, देखते हैं।
प्राउड एंड कॉन्फिडेंस इट्स पोटेंशियल, कि अपनी क्षमता पर उसे गर्व था। ख है उसे डर है कि उसके साथ क्या हो जाएगा। fearful of what might happen to him, उसे डर है कि उसके साथ क्या हो जाएगा। indifferent to his sign फाइनेंस, मतलब कि इसके महत्व के प्रति उदासीन है, या इसमें तो ख नंबर ही इसका होगा कि उसे डर है कि उसके साथ क्या हो जाएगा। ख नंबर ऑप्शन सही है, यानी इसमें ख नंबर मतलब बोले कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही है ना। 49 का देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो को लेकर, तब तक के लिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएम भारत आवर लैंड प्राइमरी सेलिब्रेट, कि भारत हमारी भूमि है कविता मुख्य रूप से किसका जश्न मनाती है, सेलिब्रेट करती है, किसका मनाती है। ये नंबर है भारत की तकनीकी का, या भारत की संस्कृति विविधता की सुंदरता का, या भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक घटना का, या फिर देश का आर्थिक विकास पर। आर्थिक विकास के बारे में ही बात मत करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि द कल्चर डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया, संस्कृति और सुंदरता पर। 50 है लास्ट क्वेश्चन कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया इन द पोएम, कि कवि ने कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कैसे किया है। एज डिजायर एंड वाइब्रेंट, या हर्ष एंड अनफॉरगेटिविंग, या एज मोनोटोनस एंड डल। डी ऑप्शन है एज एडकोटिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसका जो है 50 नंबर का हो जाएगा यही विविध और जीवंत पर, यानी ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 50 में 50 फिक्स कर लें कि 50 में 50 आपको लाना है। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।